पनिशमेंट? दुआ है रानी के साथ। यस। आफ्टर 20 मिनट्स यू विल गेट योर ओन पनिशमेंट। करते हुए गुरु बढ़िया जी मुस्कुराहट लिए दुआ को देखने लगता है। वह अपनी गर्म सांसें उसके कानों पर छोड़ता है, जिससे दुआ को गूज़बम्स फील होने लगते हैं। वह किसी बिल्ली की बच्ची की तरह मासूम आंखों से देखने लगते हैं। पर उसकी यह ट्रिक गुरु पर बिल्कुल नहीं चलती। गुरु उसे अपने गोद में उठाए उसे सोफे की तरफ ले जाता है। वह उसे सोफे पर बैठा कर बिना देर किए खुद से ही उसे खाना खिलाने लगता है। तो दुआ किसी छोटे बच्चों की तरह खाना खाने लग जाती है। वह कुछ भी नहीं कह रही थी। वह बस यही सोच रही थी कि गुरु आखिर उसे क्या पनिशमेंट देगा। यह सोचते सोचते उसका दिल जैसे घबराहट के मारे धड़कना ही भूल गया था। गुरु दुआ के चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगता है। उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। वही दुआ का ध्यान सिर्फ खाने की प्लेट पर था। वह तो गुरु को देख भी नहीं रही थी। बेचारी करेगी क्या पनिशमेंट के बारे में सोच सोचकर उसके अंदर तक उसकी जान हलक में आ चुकी थी। तो गुरु के कैसे देखेगी? या यूं कहे उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वह गुरु को देखें। वही गुरु बिना कुछ बोले सिर्फ उसे खाना खिला रहा था। पूरा खाना कंप्लीट करने के बाद वह बेल बज देता है। तो वहां पर एक मेड अपना सर झुकाए अंदर आती है और वहां से वह प्लेट लेकर चली जाती है। इस बीच उसने एक भी बार अपना सर ऊपर करके नहीं देखा था। वही दुआ उस मेड को जाते हुए देख रही थी। जैसे से वह वहां से चली जाती है, वैसे वैसे दुआ पूरी तरह से डर से भर जाती है। वह अपनी गर्दन को हल्का टेढ़ी कर गुरु को देखती है, जो सोफे पर लीन होकर अपने एक हाथ को सोफे पर रखकर दूसरे हाथ को अपनी थाई पर रखकर अपने हाथों से अपनी उंगलियों को टाइप करने लगा था। इस समय उसकी आंखों में एक अलग सा एहसास और होठों पर शैतानी मुस्कुराहट। वही दुआ गौर से गुरु की आंखों में देख रहे थे। इस समय गुरु की आंखों में उसे खुद के लिए अनकंट्रोल्ड डिजायर एंड लस्ट साफ साफ देख रहे थे, जिसे देखकर वो अपने टी शर्ट को कस के पकड़ लेती है। इस समय दुआ ने गुरु का टी शर्ट पहना हुआ था, जो उसकी थाई से थोड़ा नीचे आ रहा था, जिसे से उसकी गोरी टांगें दिख रही थी। इसी वजह से वह फीमेल मेड ने अपना सर ऊपर करके बिल्कुल भी नहीं देखा था। देखती भी कैसे उसको अपनी जान गंवानी थोड़ी थी गुरु के हाथों से। वही दुआ अपनी गर्दन हल्की सी गुरु की तरफ घूमकर अपनी डरी हुई आवाज में, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूं, कहते हुए जैसे ही अपनी जगह से खड़े होने वाली थी, उससे पहले ही गुरु उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे दुआ सीधा गुरु के गोद में जाकर बैठ जाते हैं। गोरे के ऐसे करने से दुआ की सांसें उसके गले में अटकने लगती है। वह अपनी आंखें कस के बंद करके अपने टी शर्ट को कस के पकड़ लेती है, क्योंकि उसे पता था कि आगे कुछ तो सही नहीं होने वाला है। वही गुरु बुआ के कान में मदहोशी से, चेरी हम दोनों को दूर होकर बहुत दिन हो गए हैं और इस बीच में बहुत ही थक चुका हूं, तो मुझे रिलैक्स की जरूरत है। अब क्या तुम अपने गुरु को रिलैक्स भी नहीं करवा दोगी? यह सुनकर दुआ गुरु को तरफ बड़ी मासूमियत से देखते हुए, पर मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं चालू, कल हम इस बात तेरे में बात करेंगे। यह सुनकर गुरु बिना देर किए दुआ के होठों पर अपने हाथ रखकर उसे किस करने लगता है। वह उसे ऐसे किस कर रहा था जैसे किसी प्यासे को पानी मिल चुका हो, जिससे पहले तो दुआ अपनी आंखें हैरानी से बड़ी कर लेती हैं। फिर धीरे धीरे वह गुरु का साथ देने लगती है, क्योंकि बहुत दिनों से वह भी तो गुरु से अलग थी। यह बात अलग थी कि वह डर रही थी, पर अब गुरु जो उसके साथ बहुत ही प्यार से पेश आ रहा था, तो दुआ भी पिघलने लगी थी और डर को उसने अपने साइड में रखकर गुरु के साथ उसका साथ दे रही है। वही गुरु जब यह महसूस करता है कि दुआ उसका साथ दे रही है, तो दुआ के दोनों पैरों को अपनी कमर की तरफ डाल देता है, जिससे दुआ अपने दोनों पैरों को उसके दोनों साइड रखकर उसके बेहद नजदीक चली जाती है और अपने दोनों हाथों से गुरु की शर्ट के बटन को धीरे धीरे करके खोलना लगती है। वह उसके शर्ट के बटन को खोलकर उसके स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर चेस्ट अपना हाथ फिर आने लगती हैं, जिससे गुरु दुआ की कमर को कस के पकड़ लेता है
और उसे अपनी गोद में उठाए बेड की तरफ ले जाने लगता है। वह उसे बेड पर ले जाकर उसे अच्छे से लेटा देता है। वह भी बिना किस ब्रेक किया पर कुछ सोच करो उससे अलग हो जाता है, जिससे दुआ एक कंफ्यूजिंग लुक के साथ गुरु को देखने लगती है। वही गुरु उसके बालों को सहलाते हुए उसके ऊपर से हट जाता है। वह साइड में जो टेबल रखे हुए मेडिसिन को देखने लगता है और कुछ मेडिसिन्स को निकाल कर दुआ के सामने कर देता है, जिसे दुआ बुरा सा मुंह बनाकर छी मुझे बिल्कुल भी दवाई पसंद नहीं है। उन्हें खाने के बाद पूरा मुंह कड़वा हो जाता है। कहते हुए दुआ बच्चों की तरह मुंह बनाने लगती है। वही उसकी इस हरकत पर गुरु अपनी आंखें छोटी करके, चेरी अगर तुमने इन मेडिसिन्स को खाया नहीं तो मेरे पास दूसरा भी रास्ता है। तुम चाहो तो मैं इंजेक्शंस तुम्हें दे सकता हूँ, जिससे ना ही तुम्हारा मुंह कड़वा हो और ना ही तुम्हें टेबलेट खाने की जरूरत पड़े। नाउ चॉइसेस। कहते हुए गुरु बड़े आयम के साथ दुआ को देखने लगता है। वही दुआ गुरु की बात सुनकर बिना देर किए उसके हाथों से टेबलेट लेकर दूसरे हाथ से पानी का गिलास लेकर गटागट पीने लगते हैं, क्योंकि इंजेक्शन से तो उसे बहुत डर लगता था। तो इससे बेहतर यही था कि वह जल्दी से टैबलेट को ही खा ले, और जैसे ही उसे टैबलेट को खाती है उसका मुंह पूरी तरह से कड़वा हो जाता है। वह टेबल फर्स्ट क्लास रखना ही वाली थी कि तभी गुरु उसके हाथों से गिलास पकड़कर टेबल पर रख देता है और उसे बिना देर किए बेड पर लेटकर खुद उसके ऊपर जाकर उसके होठों में अपने होंठ डाल देता है। वह अपनी टांग को निकालकर दुआ के मुंह के अंदर डाल देता है, जिससे दुआ को पनीर की सब्जी का स्वाद आने लगता है। उसे थोड़ा सा कड़वापन कम होते हुए महसूस हो जाता है। गुरु दुआ के बालों को सहलाते हुए उसको किस कर रहा था, पर जब वह यह महसूस करता है कि दुआ को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वह उससे अलग हो जाता है। वह उसकी गर्दन पर आ जाता है। देखते देखते दोनों के ही कपड़े जमीन पर पड़े हुए थे। इस समय दुआ की सांस पूरी तरह से बढ़ रही थी। तभी उसे अपने दोनों पैरों के बीच हल्का सा दर्द महसूस हो जाता है, जिससे वह गुरु के कंधे को कस के पकड़ लेती है। वही गुरु भी उसके बालों को सहलाने लगता है और करीब 5 मिनट तक वह वैसे ही दुआ के ऊपर लेटा रहता है। करीब 5 मिनट के बाद वह अपनी स्पीड बढ़ा देता है, जिससे दुआ की आवाज और गुरु के गहरी सांस की आवाज है जो रूम में ही कहीं बंद हो जाती है। इस समय पूरा रूम उन दोनों की हित की वजह से गर्म हो चुका था और बाहर तो ठंड का मौसम था, पर रूम के अंदर यह दोनों ब्लैंकेट के अंदर पसीने में भीगे हुए थे। करीब 2 घंटे बाद गुरु दुआ के ऊपर से उठ जाता है तो दुआ का चेहरा देखता है, जिसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ साफ दिख रही थी और चांद की रोशनी में वह बूंदें मोतियों का काम कर रही थी। दुआ के चेहरे का ग्लो उसके चेहरे पर की वह मुस्कुराहट देखकर गुरु अपना सर हिला देता है और उसके बालों को सहलाने लगता है। कुछ ही वक्त बाद उसे नींद आ जाती है। थकान और मेडिसिन का असर जो हो रहा था उस पर उसे सोते हुए देखकर गुरु एक गहरी सांस लेता है और उसके शरीर पर अच्छे से ब्लैंकेट को डालकर खुद अपने लोअर को पहनकर बालकनी की तरफ चला जाता है। वह जैसे ही बालकनी में आता है उसके हाथों में मोबाइल और सिगरेट दोनों ही मौजूद थी। सिगरेट को देखकर वह सोफे पर फेंक देता है, पर सिगरेट को अपने होठों में नहीं रखता। सुबह अपने मोबाइल को निकालकर किसी को कॉल कर देता है। सामने से कॉल अटेंड होता है तो गुरु के चेहरे पर एक हल्का सा झोंका आकर छू जाता है, जिससे गुरु अपनी आंखें करके गहरी सांस लेता है। फिर अपनी ठंडी आवाज में, जो काम दिया तो हो गया। सामने वाला मुस्कुराते हुए, ब्रो काम तो हो चुका है पर कुछ पता चला है। गुरु सामने वाले की बात पर एक गहरी सांस लेकर, कल सुबह सैम टाइम, सैम प्लेस, इतना कहकर गुरु बिना सामने वाले की बात सुने वह कॉल कट कर देता है। जैसे ही वह कॉल करता है वैसे वह सोफे पर आकर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर जो थकान थी वह कहीं गुम सी हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक दिख रही थी, पर साथ ही साथ उतना ही वह खतरनाक भी दिख रहा था। वह गहरी आंखों से सामने जान को देखता है, फिर कुछ सोचते हुए मुस्कुराकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कमरे में आकर दुआ को देखा है
जो बिना किसी फिक्र के साथ आराम से बैठकर सो रही है। वो कुछ सोचकर उसकी तरफ बढ़ जाता है। खुद को अच्छे से ब्लैंकेट से कर करके दुआ को अपने ऊपर लेट देता है और उसके बालों को सहलाते हुए। Everyone has an addiction. You are mine. You become my obsession. Possessive madness is you in everything. कहते हुए गुरु दुआ को देखने लगता है। इस समय उसकी आंखें हाथ से ज्यादा गहरी हो चुकी थी। उसके बालों को सहलाते हुए खुद भी गहरी नींद में चल जाता है। कितने दिनों बाद आज दुआ और गुरु एक साथ सुकून से सो रहे थे। यह बात अलग है कि गुरु के दिमाग में दुआ के लिए पागलपन है, पर वक्त रहते कुछ फीलिंग्स बादल भी जाती है। अब देखना यह है कि गुरु अपनी फीलिंग कब बदलता है। वही यहाँ तो गुरु आराम के साथ अपनी दुआ को बाहों में लिए सोए हुआ था, पर कोई था जिसके आंखों से नींद ओझल हो चुकी थी। राणा पैलेस में नीलिमा अपनी बालकनी के सोफे पर बैठी हुई थी। इस समय ठंडी हवाओं का झोंका उन्हें छू कर जा रहा था और उनका चेहरा पूरी तरह से ठंडा था। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, बस आंखों में आंसू जरूरत है, और साथ ही साथ उनकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। इसका मतलब साफ था कि वह बहुत देर तक रो रही है। नीलिमा ऐसे ही सामने देख रही थी। तभी वह अपने कंधे पर अभिजीत का हाथ महसूस करती है, तो बिना किसी हिचकिचाते हुए उस हाथ को अपने कंधे से हटाकर सोफे पर थोड़ी दूरियां बनाते हुए बैठ जाती है, क्योंकि अभिजीत सोफे के दूसरे साइड बैठा हुआ था और उन दोनों के बीच जरा भी जगह नहीं थी, जिसकी वजह से नीलिमा ने अपने और अभिजीत के बीच थोड़ी सी जगह बनाई हुई थी। वही नीलिमा का ऐसे उसके हाथों को उसके कंधे से हटाना और खुद से दूर होते हुए देखकर अभिजीत एक गहरी सांस लेता है। वह सामने देखने लगता है। दोनों में कुछ देर की शांति छाई हुई थी। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। जहां अभिजीत बार बार नीलिमा का चेहरा देख रहा था, तो वही नीलिमा सिर्फ अपनी ठंडी आंखों से सामने चांद को देख रही थी। कहीं ना कहीं नीलिमा का ऐसा बिहेवियर वाकिफ था, क्योंकि नीलिमा ने दुआ को अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर माना है, और उसका ऐसा लापता होना और गुरु की बातें, जिससे नीलिमा पूरी तरह से टूट चुकी थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अभिजीत पर नाराज होने की वजह यह है कि अभिजीत की वजह से ही नीलिमा ने दुआ की शादी गुरु के साथ करवाई थी। उसने भरोसा दिया था कि गुरु कभी दुआ का साथ नहीं छोड़ेगा, पर गुरु की बातों की वजह से वह भरोसा पूरी तरह से कांच के टुकड़ों की तरह टूट चुका था, और वह टुकड़े नीलिमा के दिल में जा लगे थे। नीलिमा को देखकर अभिजीत एक गहरी सांस लेकर सामने जान की तरफ देखकर, नाराज हो? नीलिमा वैसे ही सामने देखकर, नाराज तो अपनों से होते हैं, यहाँ पर तो मुझे कोई अपना नजर ही नहीं आ रहा है। नीलिमा की बातें अभिजीत को कांटे की तरह उसके दिल में चुभ रही थी। वह गहरी सांस लेकर, नीलिमा मैंने अक्सर तुमसे यही कहा है कि गुरु को समझो, उसकी बातों के पीछे कुछ ना कुछ तो मतलब होता है। अभिजीत की बात सुनकर नीलिमा हंसते हुए, अभिजीत तुम्हारा कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? वह गुरु क्या कह रहा है कि शादी करेगा, वह भी किसी दूसरी लड़की के साथ? और दुआ, दुआ का क्या है? वह कहाँ पर है? क्या कर रही है? किसी हाल में है? कुछ पता है उसे? और तुम कह रहे हो कि गुरु की बातों के पीछे कुछ ना कुछ मतलब है। अब तुम यह तो नहीं कहना चाहते हो ना कि गुरु अब दूसरी शादी करके इस घर में एक लड़की को लाना है दुआ की जगह पर? नीलिमा की इस बात पर अभिजीत नीलिमा के कंधे पर हाथ रखकर उसे थपथपा आते हुए अपनी शांत आवाज में, गुरु की बातें और उसका काम दोनों हैं, अलग अलग है। हमेशा ही गुरु की बातों में गहरा राज छुपा रहता है, जो कभी भी समझ नहीं पाओगी। बस इतना याद रखना कि दुआ की जगह सिर्फ दुआ की है, वह जगह कोई और नहीं ले सकता। बहुत जल्द दुआ भी इस घर में आ जाएगी, इतना तो भरोसा अपने दामाद पर। गुरु को ऐसे ही मौत का सौदागर नहीं कहा जाता है नीलिमा, कहते हुए अभिजीत वहां से चले जाते हैं। वही नीलिमा अभिजीत की पहेली वाली बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह गहरी सांस लेकर वहीं पर बैठ जाती है।
पर अभिजीत की बातें उसे कहीं ना कहीं एक सोचने पर मजबूर कर रही थी। उसने भी खुद गुरु की आंखों में दुआ की यह पागलपन देखा था। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से विला के अंदर तरुण ने समय लोअर पहनी हुई थी और बेड पर ईशा ब्लैंकेट में ढके हुए थे। इस समय उसने ब्रा पहनी हुई थी और नीचे शॉर्ट उसकी हाथों में मोबाइल था जिसमें वह कुछ टाइप कर रही थी, जिसकी वजह से उसका ध्यान ही नहीं गया कि तरुण कब करूं मैं आ चुका है और अपनी गहरी आंखों से उसे गौर जा रहा है। वही ईशा में मस्त माहौल होकर अपनी मोबाइल में पूरी तरह से मग्न हो चुकी थी। तभी उसे कुछ मैसेज आने लगते हैं जिसकी टक टक की आवाज सुनकर तरुण अपनी आंखें छोटी कर लेता है, क्योंकि वह तब तक की आवाज बार बार आ रही थी, जिसका मतलब साफ था कि कोई लगातार ईशा को मैसेज कर रहा है। तरुण कुछ सोचकर बेड की तरफ चला जाता है। वह बेड पर आकर सीधा ईशा के हाथों से उसका मोबाइल छीनकर उसे बंद करके साइड में रख देता है, जिससे ईशा अपनी आंखें छोटी कर लेती है। तो तरुण उसके लोअर लिप को बाइट करके, किटी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? ईशा जैसे ही तरुण की बात सुनती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। इस समय तरुण एक 5 साल के बच्चे की तरह लग रहा था, जो इस बात से नाराज है कि उसे उसके सबसे स्पेशल पर्सन ने उसे इग्नोर कर लिया है। उसका चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। ईशा तरुण के चेहरे को देखकर उसके गालों को अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसे प्यार से सहलाते हुए, तरुण ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही थी, बल्कि वह कॉलेज के एसोसिएशन से कुछ मैसेज आ रहे थे, उन्हें ही चेक कर रही थी। तुम तो जानते हो अब कॉलेज प्रेसिडेंट की इलेक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो उसी में ही कॉलेज के एक फाउंडर का बेटा पार्टी सेव कर रहा है और सारे जहां उसे ही आगे बढ़ा रहे हैं, और वह बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। बहुत लड़कियों की जिंदगी उसने बर्बाद की है, तो इसी वजह से उसके अगेंस्ट कोई केस करना चाहता है, तो मैं उसका सपोर्ट दे रही हूं। ईशा की पूरी बातों को सुनकर तरुण को सोचते हुए, नाम क्या है उसका? ईशा पहले तो तरुण की बात सुनकर हैरान हो जाती है, फिर जल्दी से, कोई मल्हार यादव करके हैं। मल्हार यादव ये नाम शायद कहीं सुना सुना है, कहते मैं तरुण को सोचने लगता है। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है, जो ईशा साफ साफ देख रही थी। ईशा कुछ कहने वाली थी कि तब तक तरुण उसके ऊपर से हटकर बालकनी की तरफ चला जाता है। उसे ऐसे जाते हुए देखकर ईशा पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वही तरुण बिना देर किए बालकनी में आकर किसी को कॉल कर देता हूं। सामने से कॉल अटेंड होता है, तो तरुण जल्दी से मल्हार यादव के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो, लगता है आगे का प्यादा मिल चुका है। सामने वाला तरुण की बात सुनकर हैरानी भरी आवाज में, व्हाट? तुम्हें लगता है कि मल्हार यादव जी से जुड़ा हुआ है? तरुण कुछ सोचने लगता है, फिर एक गहरी सांस लेकर, इसका कनेक्शन किसके साथ है? इसकी पूरी डिटेल्स निकालो, क्योंकि लग रहा है कि जिस मल्हार को हम ढूंढ रहे हैं वह कहीं यह तो नहीं ना? इसके नाम को सुनकर और इसके चाल चलन से उसकी ही याद आ गई मुझे। सामने वाला अपना सर हिलाते हुए, अगर तुम्हें यह लगता है तो मैं कल तक इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, पर आगे क्या करना है? तुम तो जानते हो कि भाभी को तो गुरु ने अपने पास रख दिया है, तो अब मेरे वाली का मैं क्या करूं? सामने की बात सुनकर तरुण अपनी आंखें छोटे करके, ध्यान रखो उसका, अगर उसे कुछ हो गया ना तो तुम्हें जिंदा ही गाड़ दूंगा। यह सुनकर सामने वाला मुंह बनाते हुए, सच में तुम लोगों को धमकी देने के अलावा कुछ आता नहीं है क्या? वैसे भी तुम धमकी किसे दे रहे हो? और रिश्ते में तुमसे बड़ा हूं, तो तमीज से बात करना सीखो। तरुण तिरछी मुस्कुराहट लिए, पहले बन तो जाओ, फिर तुम्हें तमीज मिलेगी, क्योंकि राणा परिवार की खातिरदारी कैसी है इससे तुम तो बहुत अच्छे से वाकिफ हो। जरा संभल कर शेर की गुफा में हाथ डाल रहे हो, कहीं हाथ के साथ तुम्हें ही ना खो जाए। यह सुनकर तो सामने वाला गुस्से भरी आवाज में, तो मैं कौन सी भीगी बिल्ली हूं? मैं भी तो शेर हूं, क्या तुम भूल गए हो?
या याद दिलाना पड़ेगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, तो जरा संभल कर, कहते हुए सामने वाला कॉल कर देता है। वही तरुण के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपना सर हिलाकर रूम के अंदर आ जाता है। जैसे ही वह रूम के अंदर आ जाता है तो सामने ईशा को सवाली भरी आंखों से उसे देखते हुए महसूस करता है। ईशा कुछ कहने वाली थी, उससे पहले ही तरुण उसके पास आकर उसे बेड पर लेटकर खुद उसके ऊपर आ जाता है, जिससे ईशा अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती हैं। तरुण के ऐसे ऊपर आने से ईशा उनके सीने पर हाथ रखकर अपनी आंखें दिखाते हुए, तरुण यह सब क्या है? अब तुम मुझ पर से उठो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अगर मुझे घर जाना चाहिए, नहीं तो अगर पापा को पता चला ना तो पक्का। तभी तरुण उसके होठों पर अपना अंगूठा रखकर उसे शांत करते हुए, किटी कितना बोलता हूं और इतना टेंशन हम? यह तो सही नहीं है। तुम्हें तो मेरे होते हुए किसी और का टेंशन कैसे आ सकता है? रही बात तुम्हारे उस बाप की, मतलब मेरा होने वाला ससुर, उसका मुंह मैंने पहले से ही बंद कर रखा है, तो डोंट वरी, वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। यह सुनकर ईशा पहले तो मुंह बनाने लगती है, फिर अपनी आंखें रोल करते हुए मुंह बनाकर, मतलब अब तुमने क्या किया है पापा के साथ? इस पर तरुण ईशा की गर्दन पर अपना चेहरा छुपाते हुए, ज्यादा कुछ नहीं, बस बता दिया है कि मैं उनका होने वाला दामाद हूं, तो थोड़ा तमीज से पेश आए। और अब उनका हक मेरी किटी पर से हट चुका है, तो उन्हें अपने घर वालों पर ज्यादा अटेंशन देनी चाहिए, मेरी किटी पर नहीं। यह सुनकर तो ईशा का पूरा चेहरा हैरानी से भर जाता है। वह हैरानी भरी आवाज में, मतलब तुमने पापा को हम दोनों के बारे में बताएं, कब और कैसे, और उन्होंने क्या कहा? इट इज सीक्रेट, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बस इतना समझो कि आज के बाद तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, चाहे वह तुम्हारी वह माँ हो, वह सो कॉल बहन हो, को यह भी तुम सिर्फ मेरी हो। कहते हुए तरुण की आंखों में ईशा के लिए जुनून, पागलपन साफ साफ देखा जा सकता था। यह देखकर ईशा सिर्फ अपना सर हिला देती है। तभी तरुण बिना देर किए ईशा के होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगता है, जिससे ईशा सिर्फ अपना सर हिला देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और अपने दोनों हाथ तरुण के पीठ की तरफ ले जाने लगते हैं। करीब 20 मिनट बाद तरुण ईशा के होठों को छोड़ देता है, जिससे ईशा गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। उसकी सांसें अनकंट्रोल हो चुकी थी। तरुण गौर से ईशा के चेहरे को देखने लगता है, जो पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसके चेहरे को देखकर एक गहरी सांस लेकर उसके सीने पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और ईशा की दिल की धड़कनें सुनने लगता है। वही ईशा भी अपनी आंखें बंद करके तरुण के बालों को सहलाने लगती है। दोनों ही नॉर्मल हो चुके थे और कुछ ही देर बाद दोनों को ही गहरी नींद आ जाती है। दूसरी तरफ फार्म हाउस, एक बाइक आकर रुक जाती है। ध्रुव अपना हेलमेट निकालकर बाइक से उतरकर जैसे ही आगे जाने वाला था, तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है, जिससे वह कॉल अटेंड करता है। तो सामने से नील एक गहरी सांस लेकर, ध्रुव कहाँ है यार? इतने दिन हो गए, ना ही तू कभी पार्टी में आता है, ना ही अब रेसिंग ट्रैक पर आता है। बहुत लोग तुझे मिस कर रहे हैं। और वहां के रेसिंग ऑर्गेनाइजेशन करने वाला फाउंडर है, वह तुझसे मिलना चाहते हैं, पर तू है कि उन्हें टाइम ही नहीं दे रहा है। यह सुनकर ध्रुव एक गहरी सांस लेकर, यार कुछ दिनों के लिए मन शांत करने के लिए बाहर आया हूं। अगर कोई बड़ी बात होगी तो तू खुद अटेंड कर ले। वैसे भी मैं घर पर तेरा ही नाम ले लिया है, तो घर पर मेरे जाने की जरूरत नहीं है। और अगर मेरे मॉम दाद का फोन आ गया तो तुझे पता है क्या कहना है। यह सुनकर नील हैरानी भरी आवाज में, मतलब तू है कहाँ पर? भी सेंड कर दो। बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ फार्म हाउस के अंदर आते हुए कहा, ना मैं अपने माइंड को शांत करने के लिए एक ऐसी प्लेस पर आया हूँ जहाँ के बारे में मैं तुम्हें बता नहीं सकता, बस इतना बता रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए यह सब हैंडल कर ले। कहते हो भाई? बिना नील की बात सुने कॉल कट कर देता है।
उसके कॉल कट करने के बाद वह अंदर आकर एक औरत जो करीब 40 साल की होगी उनकी तरफ देखकर, शर्मिला आंटी उसने कुछ खाया? यह सुनकर शर्मिला अपना सरना में हिलाते हुए, बाबा मैंने उनके कमरे में खाना रखवा दिया था, पर उन्होंने अभी तक खाने को छुआ भी नहीं है। बार बार जाने की जिद कर रही है। यह सुनकर ध्रुव कुछ नहीं कहता, बस अपना सर हिलाकर सीढ़ियों की तरफ जाते हुए खुद से, आखिर यह लड़की इतनी जिद्दी कैसे हो सकती है? पर मैं भी कैसे भूल सकता हूँ, आखिर राणा परिवार का खून जो है, तो जिद्दीपन उसके अंदर होगा ही। अब इसका पूरा जिद्दीपन आज जब बाहर ही निकलता हूँ। कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो यह अपनी मनमानी करती जा रही है। वही मास्टर बेडरूम। कृषि अभी भी बेड पर बैठी हुई थी और कॉफी टेबल पर खाना रखा हुआ था। पर मजाल है कि हमारे कृषि उसे खाने को टच भी करें। उसे भूख तो बहुत लगी थी पर उसे गुस्सा भी तो था। ध्रुव पर तो कैसे खाएगी हमारी कृषि खाना, जिसकी वजह से उसको चाहते हुए भी खाना नहीं खा रही है। कृषि उस खाने को देखती है तो कभी खुद के पेट को, जहां पर चूहे बिल्लियों की आवाज आ रही थी। तभी दरवाजा खुलता है और ध्रुव अंदर आता है। उसे देखते ही कृषि बिना देर किए अपने सर के ऊपर ब्लैंकेट को डालकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही ध्रुव यह सब देख रहा था, वह अपना सर हिला देता है। फिर कॉफी टेबल पर देखता है जहां पर खाना वैसे की वैसे ही रखा हुआ था। उसे देखकर उसकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती है। वह कृषि की तरफ बढ़कर पहले तो अपने टी शर्ट की स्लीव्स ऊपर की ओर करके कृषि ने जो ब्लैंकेट अपने ऊपर डाला था उसे एक ही झटके में उसके ऊपर से हटकर बिना देर किए उसे अपनी गोद में उठाकर कॉफी टेबल की तरफ ले जाने लगता है, जिससे कृषि पहले तो हैरान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो शॉक के कारण वह कुछ भी रिएक्ट करना ही भूल जाती है। कृषि जब यह महसूस करती है कि ध्रुव ने उसे अपनी गोद में बैठाया हुआ है तो हैरान हो जाती है। तभी वह गौर से ध्रुव को देखते हैं जो रोटी का एक और को कृषि के मुंह के सामने कर रहा था, जिससे कृषि मुंह फेरने लगती है। यह देखकर ध्रुव बड़ी रूड वॉइस में, अगर तुमने सच में यह खाना नहीं खाया तो इतना समझ लेना कि तुम्हारी फैमिली पहले से ही बर्बादी के कगार पर है। क्या तुम यह चाहती हो कि वह और बर्बाद हो जाए? अगर ऐसा चाहती हो तो ठीक है, मत खाओ खाना, मैं खुद खा लूंगा। कहते हुए जैसे ही उस रोटी के कोर को दूर करने वाला था, वैसे ही कृष्ण बिना देर किए अपना मुंह खोल देती है। वह जैसे ही अपना मुंह खोलती है, ध्रुव बिना देर किए उसे खाना खिलाने लगता है। कृषि भी एक छोटे बच्चों की तरह वह जैसे ऐसे खिला रहा था वैसे वैसे खाना कंप्लीट कर रही थी। पूरा खाना कंप्लीट होने के बाद वह किसी के मुंह को अच्छे से साफ करके उसे सोफे पर बैठा देता है और खुद वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। ध्रुव जो वॉशरूम से बाहर आता है तो देखा है कृषि अभी भी वहीं पर बैठी हुई थी। इस समय उसका चेहरा पूरा ही तरह से उदासी से गिर चुका था। उसे कैसे चेहरे को देखकर ध्रुव अपना सर हिला देता है और बिना देर किए उसके पास जाता है। वह पहले गौर से कृषि को देखा है जो किसी ख्यालों में खोई हुई थी। वह बिना देर किए अपनी शर्ट को निकालकर वहीं पर साइड में फेंक कर उसे अपनी गोद में उठा देता है, जिससे कृषि अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। कृषि हैरानी के साथ ध्रुव को देखते हैं, फिर शर्म से अपनी आंखें नीचे करके, यह क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे बेशर्म कहीं के, तुम्हारे सामने एक लड़की है और तुम ऐसे बिना टी शर्ट के घूम रहे हो। ध्रुव उसे बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आकर उसकी आंखों में देखकर, सिंड्रेल क्या है ना, यह लड़की मेरी फ्यूचर वाइफ ही होने वाली है और फिलहाल तो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो जैसे चाहो वैसे घूम सकता हूं। अगर तुम्हें शर्टलेस से प्रॉब्लम है तो मैं अपनी। कहते कहते उसके हाथ जीन्स के बेल्ट की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर कृषि जल्दी से उसका हाथ पकड़कर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूं, कहते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। वहीं कृषि की बच्चों वाली हरकतों पर ध्रुव मुस्कुरा देता है। वह उसके होठों को हल्के से चमन लगता है, जिससे कृषि अपनी आंखें नहीं खोलता है। फिर कुछ सोचकर वह बार बार लाइट किस करने लगता है।
जिससे कृषि अपनी आंखें खोल देती है। तो ध्रुव बिना देर किए उसके होठों पर अपने होंठ रखकर सक करने लगता है, जिससे कृषि की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। वही ध्रुव उसके बालों पर अपना हाथ फिराने लगता है, जिससे न जाने क्यों कृषि को भी बहुत अच्छा लगता है। वह भी उसका साथ देने लगती है। होना हो पर उसे भी तो ध्रुव के लिए फीलिंग आने लगी थी। शायद इसी वजह से उसके हाथ आज रुके हुए थे। ना कुछ बोलती है और न ही उसकी किस का रिस्पॉन्स देती है। तभी उसके मुंह से हल्की सी आह निकल जाते हैं। आखिर क्यों ध्रुव ने कृषि को किडनैप किया है? क्या इसके पीछे ध्रुव का कोई मकसद है या कुछ और? दुआ गौर से इस तस्वीर को देखती है, जहां पर सत्या की आंखें बिल्कुल गुरु जैसी है, तो वही आरुषि की आंखें बिल्कुल दुआ जैसी है। और उन दोनों को देखते हुए कादम्बरी की बातों को याद करते हुए उस दिन बुआ ने कहा था कि इनकी आंखें बिल्कुल पापा की तरह दिखती है और मेरी आंखें बिल्कुल मम्मा की तरह। कहिए दोनों पापा मम्मी तो नहीं है ना? इनकी तस्वीर भी मैंने इनके कमरे में देखी थी, शायद से यह दोनों होंगे। कहते हुए उसे तस्वीर के नजदीक जाकर वह आरुषि और सत्य की तस्वीर को देखने लगती है। उन दोनों को देखकर दुआ अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करती है। गौर से आरुषि के चेहरे को देखते हुए गहरी सांस लेकर अपने दोनों गालों पर अपने दोनों हाथ रखकर, सच में मामा तो बहुत ही खूबसूरत है। इतनी कि मैं सोच भी नहीं सकती, यह तुम मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। इसलिए मैं सोचूं कि गुरु इतना हैंडसम कैसा है, बिल्कुल मम्मा के ऊपर गया है। और पापा वह भी तो कम हैंडसम नहीं दिख रहे हैं। दोनों ही परफेक्ट कपल है। इनकी शादी कैसे हो गई होगी? अरेंज मैरिज, लव मैरिज? एक बार इनसे से पूछ लेती हूँ। कहते हुए उस तस्वीर को अपनी आंखों में चमक लिए देखकर वहां से नीचे हॉल की तरफ चली जाती हैं। हॉल में आकर वह चारों तरफ देखती है तो कोई भी उसे नजर नहीं आता है। तभी उसे खाने की खुशबू स्मेल आ जाती है, तो वह किचन की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वह किचन में आती है, अपने मुंह खुले अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके गुरु को देती है, जो एक प्रोफेशनल शेफ की तरह खाना बना रहा था। दुआ ऐसे ही गुरु को देख रही थी। गुरु के चेहरे पर हल्की सी पसीने की बूंदें थी, जिसे देखकर दुआएं गहरी सांस लेकर अपने मन में, सच में दुआ तू ठरकी बनती जा रही है। अपने पति के लिए थोड़ी तो बची कुची शर्म रख। एक तो तुम्हारा पति है और ऊपर से देख रही हो जैसे किसी लड़के को ताड़ रही हूं। सच में मेरा कुछ नहीं हो सकता। कहते हुए गहरी सांस लेकर अपने कदम गुरु की तरह बढ़ाने लगती हैं। गुरु, जिसने पहले ही महसूस हो चुका था कि दुआ यहां पर आ चुकी है, पर फिर भी उसने अपनी नजर ऊपर करके नहीं देखी थी। वही दुआ वैसे ही उसे पीछे से बाहों में भरकर अपने सर को उसके पीठ से लगाएं। आपको खाना भी बनाना आता है ना? हम। कहते हुए वह गैस को बंद कर देता है और दुआ के हाथों को पकड़कर उसके हाथों को अपने सीने से दूर करके पूरे खाने को एक ट्रे में भरकर डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाने लगता है। वही गुरु के ऐसे करने से दुआ को बहुत अजीब सा लगता है। वह अपने हाथों को देखते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गुरु उसे ऐसे क्यों बिहेवियर कर रहा है। वह कुछ सोचकर अपनी मुरझाए हुए चेहरे के साथ डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाती है। गुरु डाइनिंग टेबल के पास आकर डाइनिंग टेबल पर खाना रख देता है और एक प्लेट में दुआ के लिए खाना अच्छे से भरकर साइड में रख देता है, जिससे दुआ गुरु के साइड वाली चेयर पर आकर बैठ जाती है। वह बार बार गुरु को देखती है, जिसने एक बार भी उसे देखा नहीं था। यह देखकर दुआ का चेहरा पूरा तरीके से उदासी में भर जाता है। वह जैसे ही उसे कुछ पूछने वाली थी कि तभी गुरु का मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है, जिससे गुरु एक गहरी सांस लेकर बिना दुआ की तरफ देखे अपनी जगह से खड़ा होकर वैसे ही खाने को अधूरा छोड़कर हॉल की तरफ चला जाता है। वही दुआ अपने हाथ को देखते हैं, जो हाथ गुरु की तरफ बढ़ रहा था। जब गुरु को कॉल आ जाता है तो दुआ अपने हाथ को वही रोक देती है। उसे पूछना था कि आखिर गुरु को ऐसे अचानक हुआ क्या, पर उससे पहले ही गुरु वहां से चला जाता है, जिससे दुआ की आंखों में हल्का से आंसू के बूंद आ जाते।
जिसे बहुत जल्दी से पूछ लेती है, गहरी सांस लेकर अपना खाना कंप्लीट करने लगती है। खाना सच में बहुत अच्छा बनाया था गुरु ने। वह पूरा खाना खाते समय गुरु का इंतजार कर रही थी, पर गुरु है जो आ ही नहीं रहा था। गुरु को न आते हुए देख दुआ का चेहरा पूरी तरह से मुरझा जाता है। लास्ट वह थोड़ा सा खाना छोड़कर हॉल की तरफ बढ़ जाती है, जहां पर गुरु किसी से बात कर रहा था। यह देखकर दुआ कुछ सोचकर गुरु के पीछे चली जाती है। वह बिना देर किए एक को पीछे से गले लगकर उसके पीठ को हल्का सा चूम लेते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। वही गुरु जो किसी से बात कर रहा था। वह जब यह महसूस करता है कि दुआ उसके पीछे है, तो वह बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ सामने वाले से बात कंटिन्यू करता है। कोई लड़की थी जो गुरु से बात कर रही थी। गुरु अपनी ठंडी आवाज में, मोनिका जितना हो सके उतना यह काम जल्दी होना चाहिए। मुझे देरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कल तक हमारा लौट इंडिया से बाहर जाना चाहिए। सामने से मोनिका कुछ कहती है तो गुरु हल्का सा मुस्कुराते होंगे, गुड गर्ल कहते हुए वह कॉल कट कर देता है। तभी उसे कुछ अलग सा महसूस होता है। वह दुआ के हाथों पर अपना हाथ रखता है। जो उसके सामने पर था वो उसके हाथों को पकड़कर दुआ को देखता है, जो छोटे बच्चे की तरह उसे घूरे जा रही है। गुरु दुआ की तरफ देखकर एक आईब्रो ऊपर करके, व्हाट हैपेंड चेरी? यह सुनकर दुआ अपनी आंखें छोटी करके, वह लड़की कौन थी जिससे आप बात करते थे? नन ऑफ योर बिजनेस चेरी कहते हुए गुरु वहां से जाने वाला था कि तभी दुआ अपने छोटे हाथों से उसकी हाथों को पकड़कर अपनी आंखें रोल करते हुए, मतलब गुरुद्वारा को अपनी ओर खींचकर उसे गोद में उठाकर सोफे की तरफ ले जाने लगता है। वह उसे अपनी गोद में बैठकर उसके बालों को सहलाते हुए, दिस इज द डार्क वर्ल्ड चेरी, यहाँ पर इनोसेंस कोई जगह नहीं कहते हुए गुरु दुआ की नीली मासूम आंखों में मासूमियत साफ साफ देखा जा सकता है, जिसे देखकर गुरु उसके बालों को सहलाते हुए उसके सर को अपने सीने से लगा लेता है, जिससे दुआ अपनी आंखें बंद कर लेते हैं पर कुछ भी नहीं कहती। गुरु ऐसे ही दुआ के बालों को सहला रहा था कि तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट हो जाता है। मोबाइल को देखता है जहां पर उसे कुछ मैसेज शो हो रहे हैं। उन्हें देखकर वह गहरी सांस लेता है। तभी वह अपने सीने में गर्म गर्म सांस महसूस करने लगता है, जिसका मतलब साफ था कि दुआ सो चुकी है। उसके सोने के बाद वह मैसेज से उसका कुछ रिप्लाई देता है और दुआ को वैसे ही गोद में ले जाता है। सुबह के मेडिसिन जुर्वा ने खाई थी और प्लस सुबह की एक्सरसाइज, जिससे दुआ पूरी तरह थक चुकी थी। और कब गुरु की बाहों में उसे नींद आ जाती है यह खुद दुआ को भी नहीं पता चलता है। गुरु दुआ को बेड पर लेट देता है। उसके ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट को डालकर कुछ सोचते हुए किसी को मैसेज करता है और खुद तैयार होने के लिए चला जाता है। उसके आने के बाद एक औरत जो करीब 50 साल की होगी वह दुआ के साइड में बैठे हुए थी। गुरु जैसे ही आता है वह औरत सेल अपना सर हिला देती है। गुरु बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ अपने वॉलेट अपने फोन को लिए दुआ की तरफ बढ़ जाता है। वह उसके माथे को हल्का सच सुनकर उसे ब्लैंकेट से कवर करक वहां से बिना कुछ बोले चला जाता है। वही गुरु के जाने के बाद वह औरत वहीं सोफे पर बैठे दुआ को देख रही थी। वही राणा पैलेस में सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे और ब्रेकफास्ट करने के बाद हॉल में बैठे हुए थे। राणा जी को देखने के लिए 2 डॉक्टर आए हुए थे। कादम्बरी उनके साइड में खड़ी थी। वही राणा जी को चेकअप कर रहे थे। वह दोनों डॉक्टरनी राणा जी का चेकअप कर रहे थे। तब तक गुरु भी वहां पर आ जाता है। गुरु के आने के बाद वहां का माहौल थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। किसी के चेहरे पर पसीना आने लगता है। वही वह दोनों डॉक्टर राणा जी का पूरा चेकअप करके गुरु के सामने सर झुका लेते हैं और उसके सामने फाइल आगे करके उसे आगे के इंस्ट्रक्शंस देने लगते हैं। यह देखकर किसी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उस काले साए जो वहां पर एक अंधेरे में मौजूद था, उसके चेहरे की हवाइयां ही उड़ चुकी थी। वह कुछ सोचकर वहां से गायब हो जाता है। वही गुरु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, जिससे वह जल्दी से छुपा लेता है
और डॉक्टर को इंस्ट्रक्शंस देकर वहां से चला जाता है। गुरु ज्यादा देर तक नहीं रुकता। वही गुरु के जाने के बाद कल्याणी जी सीढ़ियों से ऊपर खड़ी गहरी सांस लेकर, पता नहीं मेरे बच्चे को किसकी नजर लगी है। जब से सत्य गया है तब से मेरा बच्चा तो हंसना ही भूल गया है। और अब मेरी दुआ वह कहाँ पर है क्या पता। भगवान आखिर कितनी परीक्षा लोगे मेरे बच्चे की। थक चुका है मैं अब। उसे जिंदगी दे दो जिसमें वह मुस्कुराए। उसकी मुस्कुराने की वजह उससे मत छीनो। आखिर इतने सालों बाद मैंने कभी उसे मुस्कुराते हुए देखा है। कहते हुए कल्याणी की एक गहरी सांस लेती है। तभी पीछे से कादम्बरी आ जाती हूँ। वह मुस्कुराते हुए, माँ क्या हुआ है, सब कुछ ठीक तो है, आप ऐसे अकेले क्यों यहाँ पर खड़ी है। कादम्बरी की बात सुनकर कल्याण की राणा जी के कमरे की तरफ बढ़ते हुए, कुछ नहीं बेटा, बस गुरु के बारे में सोच रही हूँ। दुआ का लापता होना और मेरा बेटा पूरा बोझ अकेले ही उठा रहा है। कितना थक चुका है वह। तुम तो जानती हो ना गुरु कैसा है। सत्य की परछाई है वह। अगर कुछ भी गलत हो तो वह सह नहीं सकता। और अब तो घर का माहौल तो तुम जानती हो कैसे हो। और ऊपर से अभिजीत का पॉलिटिक्स में घुसना, यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी हूँ। यह सुनकर कादम्बरी कुछ सोचते हुए, तो आप अभिजीत से बात करो ना और उसे कहो कि पॉलिटिक्स से दूर रहे। और गुरु से भी कुछ कहे। आप एक बार इस बारे में ध्यान दीजिए ना, क्योंकि घर में कितने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इस बीच अभिजीत पॉलिटिक्स में घुस गया तो और प्रॉब्लम हो सकते हैं, पापा पर और भी हमले हो सकते हैं। कादम्बरी की बात सुनकर कल्याणी की एक पल तो हैरान हो जाती है। गहरी सांस लेकर, तुम तो जानती हो गुरु, वह कभी भी अपनी बातों से पीछे हटता नहीं। अगर उसने एक बार कोई फैसला ले लिया है तो वह उसे खुदा ही करता है। अगर अभिजीत को वह पॉलिटिक्स में लाना चाहता है तो वह लाकर ही रहेगा। उसके डिसीजन पर कोई भी सवाल नहीं उठाता है। यह सुनकर कादम्बरी मुंह बनाते हुए, तो इसमें क्या है माँ, आप उसके डिसीजन को बदल भी सकती है। आप भी जानती है कि घर में माहौल क्या है। और इस बीच गुरु को सिर्फ पॉलिटिक्स का सोच रहा है। आपने कभी देखा है ना ही दुआ यहाँ पर है, ना ही कृषि का कोई पता चल रहा है। तो आप मुझे बताइए कि कैसे हम गुरु पर इतना सारा लोड दे सकते हैं। अब तो तरुण को भी सबको संभालना चाहिए। उससे भी कुछ काम आने दीजिए, उसे भी सब कुछ करना चाहिए। तभी पीछे से तरुण आते हैं अपनी शांत आवाज में, बुआ जी इसकी परेशानी आप मत कीजिए। मैं अपने भाई का साथ बिल्कुल दूंगा। और वह जो चाहता है मैं उसी के साथ रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ क्यों ना करना पड़े। तब तक कल्याणी जी वहां से राणा जी की कमरे की तरफ बढ़ चुकी थी। तो वहीं कादम्बरी तरुण के सामने खड़ी होकर, पर कब तक तरुण तुम गुरु के ही पीछे रहोगे आखिर। तुम्हें भी तो खुद का कुछ करना चाहिए। लोगों की नजरों में सिर्फ गुरु ही आ रहा है, तुम नहीं। फिर तुम भी राणा परिवार के बेटे हो, सबको पता होना चाहिए कि तरुण राणा इस राणा परिवार का वंश है। यह सुनकर तरुण कुछ नहीं कहता है। तो कादम्बरी उसके कंधे पर हाथ रखकर, मैं यह नहीं चाहती कि तुम दोनों भाइयों में दरार हो, पर तुम देख रहे हो कि गुरु अकेले ही सब कुछ हैंडल कर रहा है और डिसीजन भी अकेले रह रहा है। तो इसमें तुम कहाँ पर हो, तुम्हारा तो नाम आना चाहिए। आखिर तुम दोनों भाई जो ठहरे। फिर कुछ सोचकर तरुण के दोनों कंधों को पकड़कर, अगर देखा जाए तो तुम दोनों ही बराबर का काम कर रहे हो, पर नाम सिर्फ और सिर्फ गुरु का ही आ रहा है, ऐसा क्यों। अगर ऐसे ही चला रहा, छोटे भाई के पीछे उसके गुलाम बनकर रहोगे, जिससे मेरी नजरों में कहा जाए तो एक नौकर। आखिर गुरु के सिवा तुम्हारा वजूद ही क्या है। क्या है तुम्हारे पास। कुछ है तुम्हारे पास। कुछ भी नहीं। हर बार मैं कहती हूँ कि तरुण खुद का भी कुछ हैंडल कर लो। तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे होने वाले हैं, तो क्या तुम भाई भाई करके उसके आगे पीछे घूमते रहोगे। जैसे अभिजीत ने किया है वैसे ही तुम करोगे। कहते हुए कादम्बरी वहां से गुस्से में चली जाती है। वही तरुण सिर्फ उनकी बातों को सोचने लगता है। फिर कुछ सोचकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कमरे में आकर वह बेड पर लेट जाता है। तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है।
कॉलर आईडी पर नाम देखकर एक गहरी सांस लेकर वह वहां से चला जाता है। पर उसे जाते हुए कोई देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। तरुण के जाने के बाद एक साया वहां से गुजरते हुए मुस्कुराकर, लगता है आग लग चुकी है, अब देखना है यह आग कब पूरे राणा परिवार को जलाते हैं। कहते हुए वो साया कहीं गायब सा हो जाता है। उसके गायब होने के बाद वहां पर कादम्बरी आ जाते हैं। वहां पर एक गहरी सांस लेकर तरुण को जाते हुए देख रहे थे, फिर अपना सर हिलाकर वहां से चली जाती है। वही एक अंधेरे सी जगह पर दो शख्स जिन राशियों से बांधा गया था और उनके चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, दोनों ही दर्द से चिल्ला रहे थे, क्योंकि उनके स्किन को खंजर से काटा जा रहा था। उनके शरीर के हर एक हिस्से को हल्का हल्का काट लिया था, जिससे सिर्फ और सिर्फ उनके शरीर के हिस्से हैं कट हो जाए, जिसके सिर्फ उसे दर्द महसूस है, बाकी वह मरे ना। उसे जगह पर दो कार आकर रुक जाती हैं। दो कारों में से एक कार से तो गुरु और भूरा आ जाता है। वह दोनों ही उसे जगह के अंदर आ जाने लगते हैं और पीछे पीछे चार और बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। वह पूरा इलाका बॉडीगार्ड से घिरा हुआ था। गुरु जैसे ही अंदर आता है तो उसे चीख की आवाज सुनाई देती है, जिससे वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे कि वह चीखने और दर्द भरी आवाज है उसके दिल को एक ठंडक और सुकून दे रही है। गुरु जैसे ही अंदर आता है तो सामने का नजारा देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि पूरे फ्लोर पर सिर्फ और सिर्फ खून ही था। खून के सिवा आधे से ज्यादा उन लोगों की शरीर की स्कीन भी थी, जिसे चमड़ी कह सकते हैं। वह सारी जमीन पर बिखरी हुई थी। उनकी उंगलियां उनके पैरों की उंगलियों से लेकर वैसे पूरे फर्श पर फेंके गए थे। अगर उन दोनों को देखा जाए तो उन लोगों की हड्डियां भी दिख रही थी, क्योंकि उनकी स्किन ऐसे काटी गई थी कि किसी प्रोफेशनल शेफ की तरह किसी चिकन को काटा गया हो। वही गुरु अंदर आकर सीधा अपने चेयर पर जाकर बैठ जाता है। उसके आते हैं वह सभी बॉडीगार्ड्स अपनी अपनी जगह लेने लगते हैं और उन दोनों आदमियों से 2 कदम की दूरियां बना लेते हैं। तभी गुरु हाथों से ही उन दोनों आदमियों के चेहरे का मांस निकालने को कह देता है, जिससे वह बॉडीगार्ड्स उस आदमी का मांस निकालने में लग जाते हैं। उन दोनों का मांस निकालते हैं। वैसे ही उन दोनों के चेहरे को देखकर कोई भी डर सकता है, क्योंकि उन दोनों के चेहरे में आंसू से लेकर पूरा चेहरा आधे से ज्यादा कटा हुआ था और उनकी चमड़ी तो उनके चेहरे से नीचे की ओर आ रही थी, जो और भी डरावनी और बदसूरत लग रही है। वही गुरु एक के ऊपर दूसरा पैरा डाले उन दोनों की तरफ देखकर, क्या हुआ, मेरे आदमी होने ज्यादा दर्द दे दिया? मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा ही खातेदानी करने के लिए कहा था। इन लोगों ने तो पूरा गुस्सा ही निकाल, ओह सो बैड। कहते हुए वह अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर बुरा सा मुंह बनाकर, मैंने क्या कहा था तुम्हें किसकी चमड़ी को अच्छे से निकलने को? पर देखो तुम लोगों ने तो आधे से ज्यादा तो चमड़ी बचा कर रखी है। यह तो बहुत गलत बात है, अब इसे कांटेगा कौन? वह कह रहा था तो नॉर्मल वे में, पर उसकी बातें डेंजरस थी। वही वो दोनों आदमी इतने तो होश में थे कि वह सामने वाले की बातों को समझ सके। सामने वाले की बात सुनकर वह दोनों की हड्डियां पूरी तरह से ठंडी हो जाती है। उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। पहले से ही उन्हें दर्द हो रहा था और ऊपर से गुरु की ऐसी बातें जिससे उनकी पूरी बॉडी डर से कांपने लगी थी। तभी उनमें से एक अपने लड़खड़ाते हुए, जो उसके आधे से ज्यादा होठों काट चुके थे, उन होठों के साथ बड़ी हिम्मत करके, तुम आखिर करना क्या चाहते हो हमारे साथ? तुम सब मारना चाहते हो तो मार दो, पर ऐसे मत मारो, हम और नहीं सह सकते। सामने वाले की बात पर गुरु जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी और उसे हंसी की आवाज हर किसी के कान खड़े कर रहे थे, क्योंकि वह हंसी सिर्फ हंसी नहीं बल्कि सभी के कानों में एक डेंजरस साउंड कर रही थी। हर किसी के चेहरे पर पसीना आ रहा था, क्योंकि उस हंसी में गुरु का गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। यहाँ तक कि भूरा बहुत भरोसे 2 कदम की दूरी पर खड़ा हो जाता है।
तभी गुरु अपने जगह से खड़ा होकर अपने कोट को निकालकर अपने शर्ट के स्लीव्स को ऊपर की ओर घूमते हुए अपने हाथों की मुठिया बना लेता है। दोनों ही हाथों की स्लीव्स को ऊपर करने के बाद वह अपनी गर्दन को दाएं बाएं करके अपने शर्ट के 3 बटन को खोलकर अपने हाथ आगे कर देता है। तो 2 बॉडीगार्ड्स आकर उसे ग्लव्स पहना देते हैं। ग्लव्स को पहनने के बाद वह अपने हाथों में 2 मशीनों को पकड़ लेता है, जिससे आपस में जोड़ने के बाद एक कारण सा वाइब्रेट होने लगता है और उसे करंट के वाइब्रेशन से के चेहरे पर पसीना आने लगता है। वही गुरु अपने हाथों में पकड़ी इलेक्ट्रिक मशीन जिसे आपस में जोड़ने के बाद एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। वह जैसे से उसे आपस में जोड़ने से उसे करंट की एक बड़ी सी लाइन दिखने लगी थी। उस लाइन को देखकर वह उनके हाथ पैर कांपने लगे थे। वही गुरु सिर्फ मुस्कुराते हुए उसे आदमी की तरफ बढ़ रहा था। उसे आदमी की तरफ बढ़कर वह दोनों वायर उसके हड्डी जो के बीचों बीच रख देता है, जिससे वह आदमी दर्द से करने लगता है। वह चिल्ला रहा था क्योंकि वह पूरे करंट उसके हड्डियों से होते हुए उसके पूरे शरीर में फैल रहा था, जिससे उसका दिल धड़काना कम हो रहा था और उसका दिमाग फटने की कगार पर आ चुका था। पर जैसे ही गुरु उसके सर पर लगा देता है, वह आदमी करंट अब सह नहीं सकता, तो वह उसे बाइक को निकाल देता है और फिर उसी के ही साइड में दूसरे वाले आदमी के सर पर रख देता है। वह ऐसे ऐसे कर रहा था, जिससे वह उन दोनों को मरने भी नहीं दे रहा था और सुकून से सांस लेने भी नहीं दे रहा था। लास्ट जब वह थक चुका था, तो वह दोनों मशीन वही साइड में रखकर अपने हाथों जो ग्लव्स पहने थे उसे निकाल कर फेंकते हुए, अब मैं बहुत थक चुका हूँ, 2 दिन से मेरे शेर बुके भी हैं, उन्हें कटा हुआ मांस बहुत अच्छा पसंद है, कहते हुए अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखता है, जो अपना सर हिलाकर उन दोनों आदमियों की तरफ बढ़ जाते हैं, जो आधे से ज्यादा तो मर ही चुके थे। वह बॉडीगार्ड उन दोनों आदमी पर अपना काम चालू कर देते हैं। कुछ वक्त बाद फर्श पर हम दोनों आदमियों के जिस्म के टुकड़े उसके हुए थे और 2 शेर बड़े आराम के साथ उन टुकड़ों को खा जा रहे थे। पूरा फर्श खून से भरा हुआ था। वही गुरु एक कोने में खड़े होकर यह सब देख रहा था। वह अपनी गर्दन को दाएं बाएं करके एक हल्की सी मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। गुरु जब बाहर आता है, अपनी पॉकेट से सिगरेट को निकालकर उसके पास लेने लगता है। तभी पीछे से भूरा आते हुए, बॉस कहते हो गए हो सिगरेट के कश लेने लगता है। भूरा एक गहरी सांस लेकर, कल मीटिंग है और इस मीटिंग में आना है, पर हमारी एक रैली जाने वाली है, वो भी नायक के इला कैसे गुजरने वाली है। यह सुनकर गुरु अपनी एक आईब्रो पर करके, तो प्रॉब्लम किस बात की है। भूरा जल्दी से, पर नायक और राणा परिवार के बीच में तो बहुत प्रॉब्लम चली और अगर रैली हमारे वहां से चली गई तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं और अभिजीत सर के ऊपर हमला भी हो सकता है। यह सुनकर गुरु अपना सर हिला देता है। वह सोचते हुए, कल है ना डॉट, हम कल का कल देख लेंगे, फिलहाल जो काम दिया है वह भी कर लो। कार में बैठ जाता है। वही उसकी आगे वाली सीट पर भूरा बैठ जाता है और दोनों ही वहां से चले जाते हैं। वही पीछे पीछे 2 कार और भी आ जाती है। वही एक अंधेरे सी जगह पर वही आदमी जिसे 4 से बांधा गया था, वह अपनी आंखें बंद किया सिर्फ मुस्कुराए जा रहा था। तभी वहां का मेन गेट खुलता है और एक शख्स अपने टाई को लूज करते हुए अंदर आ रहा था। इस समय उसका चेहरा पूरी तरह से गुस्से में लाल था और चेहरे पर नफरत साफ साफ देखी जा सकती थी। आते ही उस आदमी के चेहरे पर 2 मुक्के मार देता है और उसके जबड़े को कस के पकड़कर गुस्से में गुराते हुए, आखिर क्या ख्याल आया भी लाया था उस कुत्ते को जो वह मुझे काटने को दौड़ रहा है। साले में इतनी हिम्मत कैसे आ गई। मैंने सोचा था कि बच्चा है छोड़ दूंगा, पर नहीं, यह तो शैतान निकला। शैतान, मेरे प्लेन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया इस कुत्ते ने। कहते हुए वह शख्स उसे आदमी के चेहरे पर और जोरदार मुक्के जड़ देता है, जिससे उसे आदमी के छोटे से हल्का हल्का खून आने लगता है। शून्य, और उस शख्स के चेहरे पर दर्द की कोई भी लकीर नहीं दिख रही थी, जो कि गवाह दे रही थी कि वह था मजाक उड़ा रहा है।
वही उसकी मुस्कुराहट देखकर वह आदमी गुस्से से पागल हो जाता है। इसे देखकर सभी डर जाते हैं। पर सामने बैठा शख्स, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं बल्कि और बढ़ती गई, और उस मुस्कुराहट की जगह फंसी ने ले ली थी, जो जोर जोर से हंस रहा था, और उसकी हंसी वहां खड़े जितने भी लोग थे वह सुन रहे थे। उसकी हंसी को सुनकर सामने वाला शख्स सभी चीजें तोड़ने फोड़ने लग जाता है। उस का गुस्सा देखकर एक पल के लिए वहां खड़े जितने भी बॉडीगार्ड्स थे वह सभी डर से कांपने लगते हैं। पर सामने बैठा चेयर पर इंसान, उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह एक के ऊपर दूसरा पैर डाले बस उसे शांत आंखों से देख रहा था। वह कुछ भी नहीं कह रहा था, पर उसकी होठों की मुस्कुराहट उस शख्स के अंदर आग लगाने के लिए काफी थी। जब सामने वाले शख्स को यह देखा नहीं जाता है, तो वह अपने जैकेट से रिवाल्वर को निकालकर उसे इंसान के दोनों आईब्रो के बीचों बीच रखकर, मैं चाहूं तो तुझे अभी जान से मार सकता हूं, पर नहीं, पहले उसे कुत्ते को मुझे ऐसी मौत देनी है कि तू सोच भी नहीं सकता। वह ऐसे मरने वाला है ना कि तू खुद तड़पने वाला है। तेरे सामने ही उसे मैं तिल तिल की मौत दे दूंगा। वह छुटने की भीख मांगता रहेगा, पर मैं उसे वह भी कभी नहीं दूंगा। तेरे सामने उसे लाकर खड़ा कर दूंगा। तू उसे बचना चाहेगा, पर तू बचा नहीं पाएगा। जैसे कि सामने पानी का गिलास हो और तू प्यासा है, पर तुझे वो पानी पीने को नसीब नहीं होगा। तेरे हाथ में ऐसे बांधने वाला हूं। अभी मुस्कुराना है ना मुस्कुरा, जितना खुश होना खुश हो जा, बस कुछ वक्त की ही खुशी है। उसके बाद तुझे मौत, वह भी ऐसी नहीं। तेरे साथ पुश्तियां उसे मौत को देखकर कांपने लगे, और यह सोच कि क्यों हम इस बदनसीब परिवार में जन्म लिया। कहते हो, मैं गुस्से में उस घन को उसके दूसरे साइड में लोड करने लगता है और धड़ 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 शूट करने लगता है। अपनी पूरी रिवाल्वर को खाली करके वह वहां से गुस्से में चला जाता है। उसके जाते ही वह आदमी अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेने लगता है। तभी एक लड़की आकर उसे इंजेक्शन देती है और वहां से चली जाती है, और वही वाद में सिर्फ अपनी आंखें बंद किए चेयर पर बंधा हुआ था, और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। वही राणा पैलेस में शाम का वक्त हो चुका था, और इस समय राणा पैलेस में हर तरफ शांति छाई हुई थी। राणा जी के कमरे में एक सिक्योरिटी सिस्टम लगाई हुई थी। अब राणा जी के कमरे में 2 बॉडीगार्ड्स रहते थे, जो 24 वहीं पर थे। यह सिक्योरिटी खुद गुरु ने खास करके रखवाई थी, और इस बारे में कोई भी कुछ कह नहीं रहा था। वही गुरु राणा पैलेस में आ जाता है। वह बिना किसी पर ध्यान दिए सीधा सीढ़ियों से राणा जी के कमरे की तरह बढ़ जाता है। राणा जी के कमरे में बढ़ाने के बाद वह दोनों बॉडीगार्ड्स बाहर आ जाते हैं, और अंदर सिर्फ गुरु ही मौजूद था राणा जी के पास। वही उन दोनों बॉडीगार्ड्स को बाहर आते हुए देखकर एक साया पिलर के पीछे खड़ा होकर यह सब देखने लगता है। करीब 1 घंटे बाद गुरु बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ दरवाजा खोल देता है, और उन दोनों बॉडीगार्ड्स को अंदर जाने का इशारा करके खुद सीढ़ियों से नीचे की ओर चला जाता है। गुरु के ऐसे जाने से हॉल में बैठी कल्याणी जी गुरु को रोकते हुए, गुरु अब तुम कहाँ पर जा रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? गुरु कल्याणी जी की तरफ देखकर अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डाले बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, दादी सब कुछ ठीक है, मुझे कुछ काम है, तो मैं आज रात यहाँ पर रुकूंगा नहीं, पर तरुण और चाचू दोनों ही है यहाँ पर। इतना कहकर गुरु शांत हो जाता है। तभी हॉल में तरुण आता है। वह गुरु की तरफ देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ वहां से जाने ही वाला था कि तभी कल्याणी जी तरुण को ऐसे करते हुए देखकर उसे रोककर, अब तुम्हें क्या हुआ है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? यह सुनकर तरुण कल्याण जी की तरफ देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, दादी मैं कमरे में जा रहा हूँ, वैसे मैं बहुत थक चुका हूँ सभी की गुलामगिरी करते करते। तरुण की ऐसी बात सुनकर कल्याणी जी ना समझी में, मतलब क्या है, क्या किया है तुमने? और ऐसे गुलामगिरी मतलब क्या? तुम हमें पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन दे सकते हो? आखिर कौन सी लैंग्वेज पर बात कर रहे हो तुम? यह सुनकर तरुण चिल्लाते हुए गुस्से में
मतलब क्या है दादी, मैं हमेशा ही भाई के पीछे रहकर उसकी गुलामगिरी ही तो कर रहा हूँ। चाहे मैं कुछ भी करूँ, पर सभी भाई की ही तारीफ करते हैं। तो मेरा क्या है? हर टाइम सिर्फ भाई के पीछे रहकर उसी की तो गुलामगिरी कर रहा हूँ। आज मेरा क्या है? जहां भी जाओ सिर्फ गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई का ही नाम आ रहा है। मेरा कहाँ पर नाम है? ना ही आपने कभी मुझे समझा है उस काबिल। हर बार आप भाई की साइड लेते हो। मेरा क्या है? मेरा इस घर में कोई वजूद है। तब तक अभिजीत भी वहां पर आया हुआ था। वह यह सुनकर तरुण पर चिल्लाते हुए, तरुण, यह कौन सी लैंग्वेज में तुम अपनी दादी से बात कर रहे हो? लगता है तुम अपने मैनर्स भूल चुके हो। ऐसी कोई बात करता है दादी से? यह सुनकर तरुण चिल्लाते हुए, मैनर्स मतलब क्या है पापा? जैसे आप बड़े पापा के पीछे रहकर उनकी गुलामगिरी करते थे, वैसे मैं भी वही करूं। आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी तरह बनूं। सॉरी डैड, यह मुझे नहीं होगा। आप चाहे जैसे भी जी सकते हो, मैं ऐसे नहीं जी सकता। मेरी भी एक जिंदगी है, मेरी भी एक फैमिली बनने वाली है। मैं किसी की गुलामगिरी करके अपनी पूरी जिंदगी वैसे तो नहीं रह सकता। और वैसे भी आप तो हमेशा ही बड़े पापा के पीछे पीछे रहकर उन्हें आगे करने लगे। अगर आज बड़े पापा होते ना तो आपको पॉलिटिक्स में कोई जगह नहीं होती, बल्कि आप तो उनके पीछे रहकर सभी कम हैंडल करते। और बड़े पापा वह तो बिना किसी भी टेंशन के पॉलिटिक्स में अपनी चेयर पर आराम के साथ बैठ जाते। अच्छा ही हुआ आज बड़े पापा। तभी तरुण को अपने चेहरे पर एक जोरदार मुक्का महसूस होता है और एक तरफ को गिर जाता है। वह मुक्का गुरु ने उसे मरा हुआ था। गुरु उसके चेहरे पर 2-3 मुक्का मारने लगता है, तो वही तरुण भी गुरु को करने लगता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू होने लगती है। तभी अभिजीत उन दोनों को रोकने लगता है, जिससे गुरु और तरुण अलग अलग हो जाते हैं। अभिजीत उन दोनों की तरफ देखकर चिल्लाते हुए, आखिर तुम दोनों के बीच यह सब हो क्या रहा है? तरुण, कौन सी बात कर रहे हो? गुरु तुम्हारा भाई है, वह हर एक डिसीजन तुम्हारे लिए सही लेगा। तुम ऐसे कैसे उससे बात कर सकते हो? यह सुनकर तरुण गुस्से में चिल्लाते हुए, भाई यह तो क्या हुआ? हर वक्त उसकी गुलामी करते फिरता बेटू, जैसे आपने किया था। मुझे यह नहीं होगा और वैसे भी मुझे इस घर में भी नहीं रहना है। आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। बस हो गया। मैं अपनी जिंदगी आगे जी सकता हूं, मुझे किसी के पैरों के नीचे रहना नहीं है। कहते हुए तरुण वहां से चला जाता है। वही गुरु बिना कुछ बोले वहां से गुस्से में चला जाता है। पर जाते हुए वह अभिजीत की तरफ देखकर, अपने बेटों को जरा लगाम दीजिए चाचू, बहुत बोलने लगा है। ऐसा ना हो कि मेरा गुस्सा इस पर फूट, और आपको पता है कि मेरा अगर गुस्सा फूट गया तो क्या हो सकता है। कहते हुए गुरु वहां से चला जाता है। वही कल्याणी जी सोफे पर बैठकर अपने सर को अपने दोनों हाथों में पकड़े उदासी भरी स्वर में, आखिर हो क्या रहा है मेरे घर में? दोनों भाई आपस में लड़ने लगे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे नते जा रहे हैं। जो कभी हुआ नहीं वह अब होता जा रहा है। आखिर क्या होने वाला है इस परिवार में? वहां राणा जी बेड पर लेटे हुए हैं, यहाँ पर गुरु और तरुण। कहते हुए कल्याण जी की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वहीं अभिजीत कल्याणी जी की हालत को देखकर नीलिमा को उन्हें रूम में ले जाने के लिए कह देता है। तो वही अभिजीत भी सोफे पर बैठकर अपने सर पर दोनों हाथ रखकर वहीं पर बैठ जाता है। उनके चेहरे पर भी परेशानी और डर दोनों ही देख रहा था। वही ऊपर खड़ी कादम्बरी यह सब देख रही थी। वह गहरी सांस लेकर कुछ सोचते वेटर उनके कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वह जैसे ही तरुण के कमरे में आती है, तो कमरे का हाल देखकर वह अपना सर हिला देती है, क्योंकि पूरा कमरा किसी कबाड़ खाने से कम नहीं लग रहा था। पूरे कमरे में हर तरफ तारू ने सारी चीज फेंकी हुई थी, जो टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी। और तरुण एक सोफे पर बैठा सिगरेट के कश ले रहा था। इस समय उसके शर्ट के 2-3 बटन टूट चुके थे और हल्का सा मुंह से खून आ रहा है। कादम्बरी एक गहरी सांस लेकर कमरे के अंदर आ जाती है। वह तरुण को देखने लगती है।
जो सिगरेट के कश ले रहा था। पर जैसे ही तरुण कादम्बरी को देखता है तो जल्दी से सिगरेट को दूसरी तरफ फेंक देता है और अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर कादम्बरी की तरफ देखते हुए, बुआ सब कुछ ठीक है, आप यहाँ पर आ गई? इस पर कादम्बरी तरुण के साइड में बैठे हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे थपथपाते हुए, तरुण यह क्या हरकत है बेटा? तुम्हें पता है ना घर में कितने सारे प्रॉब्लम चालू है और इस बीच तुम झगड़े कर रहे हो। मानती हूं तुम्हारे मन में बहुत गुस्सा होगा, पर ऐसे गुस्से को कंट्रोल करना सीखो और ऐसे गुस्से से तुम्हारा कुछ नहीं होगा बल्कि सभी तुम पर ही गुस्सा करेंगे। अगर तुम्हें कुछ करना है तो अलग तरह कैसे करूं? कादम्बरी की इस बात पर तरुण अपनी एक आईब्रो पर करके ना समझे, मैं अलग तरीके से मतलब क्या करना है मुझे? यह सुनकर कादम्बरी एक के ऊपर दूसरा पर डाले बड़े आराम के साथ, क्या तुम सच में राणा परिवार के हेड बनना चाहते हो? क्या गुरु की जगह तुम लेना चाहते हो? इस पर तरुण कुछ सोचते हुए अपना सर हाँ में हिलाते हुए, कब तक ऐसे गुलामी की तरह रहता रहूंगा? मुझे भी राणा परिवार में अपनी जगह बनानी है। तो एक तरीका है, गुरु को अपने रास्ते से हटा दो। अगर तुमने गुरु को अपने रास्ते में रखा तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। या तो गुरु को रास्ते से हटाओ या इस घर के गुलाम बनकर रहो। कहते हुए कादम्बरी तरुण को देती है, जिसकी चेहरे पर उसे शिकस्त नजर आती है। यह देखकर कादम्बरी गहरी सांस लेकर तरुण के कंधे को थपथपाते हुए, मुझे अभी तुम्हारे जवाब की कोई जरूरत नहीं है, आराम के साथ जवाब दे दो, पर जितना हो सके उतना जल्दी दे दो, उसके बाद ही हम आगे के बारे में सोच लेंगे। कहते हुए कादम्बरी बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ अपनी जगह से खड़ी होकर वहां से निकलने लगती है। दरवाजे पर खड़ी होकर एक नज़र तरुण को देखते हैं, जिसके चेहरे पर उसे कोई भी एक्सप्रेशन बेहतर नहीं आते हैं। वह गहरी सांस लेकर अपना कर हिलाते हुए वहां से चली जाती है। उसे समय उसके चेहरे पर एक अजीब से एक्सप्रेशन थे, जो क्या थे यह पता लगवाना नामुमकिन के बराबर है। वही कादम्बरी के जाने के बाद तरुणी गहरी सांस लेकर अपने मोबाइल को लिए बालकनी की तरफ निकल जाता है। बालकनी में आकर वह वहीं पर बैठ जाता है और किसी गहरी सोच में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ टेरेस पर कोई अंधेरे में छुपा हुआ था। वह बाहर आकर पूरे राणा पैलेस की तरफ देखने लगता है। सामने राणा पैलेस का गार्डन, जिसमें हाई सिक्योरिटी, वही साइड में हर तरफ बड़े बड़े कैमरास लगे हुए थे। वह चारों तरफ देखने लगता है, फिर अपने होठों में सिगरेट को पकड़कर उसके कश लेते हुए मुस्कुराकर उसे सिगरेट को देखते हुए, बस कुछ वक्त उसके बाद यह सिगरेट जैसे जल रही है ना वैसे ही राणा परिवार जलता रहेगा और इसकी आग तो मैंने लगा दी है। बहुत जल्द एक खुशी खबरें मिलने वाली है, दिल को ठंडक मिलने वाली है। कहते हैं हमें बहुत सारा जोर जोर से हंसने लगता है। तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आ जाता है, जिससे वह गहरी सांस लेकर कॉल अटेंड करता है। सामने से ठंडी आवाज में, वह दोनों ही गायब हो चुके हैं और तुम्हें पता है उनके साथ क्या हुआ होगा। यह सुनकर वह साया एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए, गुरु को कम नहीं आंकना चाहिए था। समझ नहीं आ रहा है कि गुरु को कैसे इस बारे में पता चला, पर फिर भी मौके बहुत मिलेंगे। वैसे भी राणा अभी बिस्तर पर लेटा हुआ है, तो फिलहाल तो बहुत सारे मौके हैं। पर याद रखना, राणा ने अपने परिवार को बहुत मजबूत बनाया है, उसे ऐसे ही तोड़ना बहुत मुश्किल है। यह सुनकर सामने वाला कुछ सोचते हुए, तुम्हें नहीं लगता कि राणा परिवार की कुछ जगह खोखली हो चुकी है? उनका फायदा उठा लेना चाहिए। यह सुनकर वो साया गहरी सांस लेकर, फिलहाल तो राणा परिवार में कोई एक नहीं है, पर कल्याणी अभी भी जिंदा है। तो क्या तुम्हें लगता है कि राणा परिवार टूट सकता है? यह सुनकर सामने वाला अपने ठंडी आवाज में, यह तो तुमने सही कह, कल्याणी का कुछ करना पड़ेगा। और मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली तो वह ट्विन्स ब्रदर भी मिल नहीं रहे हैं, वह कहीं गायब से हो चुके हैं। राणा परिवार की बहू के बारे में कुछ खबर नहीं मिल रही है। यह सुनकर साया जोर जोर से हंसते हुए, तुम्हें क्या लगता है सच में दुआ गायब हो चुकी हैं? गुरु के अंदर के पागलपन से सब वाकिफ है, कुछ तो गड़बड़ है।
पर समझ नहीं आ रहा है क्या लगता है। गुरु को अब पैसे में बहुत इंटरेस्ट आने लगा है। उसे अपनी पावर और अपनी पोजीशन में इतना पागल हो चुका है कि उसने अपनी बीवी पर ही ध्यान देना छोड़ दिया है। लगता है वह लड़की हमारे काम नहीं आने वाली है, कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। यह सुनकर सामने वाला कुछ सोचते हुए सर्द आवाज में, कल नायक के इलाके से रैली निकलने वाली है और अभिजीत के मौत का मातम भी बनने वाला है। यह सुनकर वह साया हैरानी से, क्या अभिजीत की मौत? यह तो प्लान में नहीं था फिर। सामने वाला, प्लान में नहीं था, पर अब जरूरत पड़ रही है। अगर नायक को कुर्सी पर बैठाना है तो अभिजीत को इस दुनिया से आज़ादी देनी चाहिए। वैसे भी गुलामगिरी करते करते वह थक चुका है, उसे भी आराम करने की जरूरत है। अगर अभिजीत की मौत हो गई तो समझो राणा परिवार खुद ही डूब जाएगा। कहते हुए सामने वाला कॉल कट कर देता है। उसके कॉल करने के बाद वह साया अपनी सिगरेट को वहीं पर फेंक कर एक गहरी सांस लेकर चारों तरफ देखकर एक नज़र आसमान को देखते हुए वहां से चला जाता है। वही अभिजीत अपने कमरे में बैठा हुआ था और नीलिमा सोफे पर बैठी कुछ तस्वीरों को देख रही थी, जिसमें उसकी और दुआ की तस्वीरें थी। बहुत खुश लग रही थी उन तस्वीरों में वह दोनों। तभी अभिजीत नीलिमा को देखकर गहरी सांस लेकर उसकी तरफ आ जाता है। वह उसके साइड में बैठकर उन तस्वीरों को देखते हुए मुस्कुराकर, सच कहूं तो तुम दोनों लगते ही कि माँ बेटी नहीं हूं, दुआ में तुम्हारे जैसे ही गुण और मासूमियत है नीलिमा। यह सुनकर नीलिमा उन तस्वीरों पर अपना हाथ फिर आते हुए मुस्कुराकर, तुम्हें पता है अभिजीत, दुआ की नीली आंखें मीरा से मिलती थी। मीरा की आंखें भी नीली थी, पर दुआ की गहरी नीली थी। पर दोनों की ही आंखों में वही मासूमियत थी। तुम्हें पता है मीरा की एक फ्रेंड थी, जिसके बारे में मुझे मीरा ने एक बार बताया था कि उन दोनों की ही आंखें एक दूसरे से मिलती जुलती थी और उसकी आंखें भी गहरी नीली थी। पर कभी उसे दोस्त से मुझे मिलने को नहीं मिला था। जब मीरा की शादी हो गई तब वह दोस्त उसकी शादी में आने ही वाली थी, तभी शायद उसका किडनैपिंग हो गया। इसके बाद मीरा अपने दोस्त से बहुत दूर हो गई। यह सुनकर अभिजीत हैरानी के साथ, तुम्हारी बहन सच में बहुत मासूम थी। समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारी मासूम सी बहन के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। यह सुनकर नीलिमा अभिजीत की तरफ देखकर दर्द भरी मुस्कुराहट लिए, सही कहा तुमने, हर एक मासूम के साथ बुरा ही तो होता है। जैसे मेरी बहन के साथ वैसे हुआ है, वैसे ही उसके बेटी के साथ भी हो रहा है। दोनों में फर्क ही क्या है? नीलिमा की बातों का मतलब समझकर अभिजीत कुछ नहीं कहता। वह गहरी सांस लेकर उन तस्वीरों को देखने लगता है। वहीं उन तस्वीरों को देखते देखते नीलिमा की आंखें भर आती है। उसे ऐसे देखकर अभिजीत गहरी सांस लेकर बिना नीलिमा को देखकर वहां से अपना मोबाइल लिए बालकनी की तरफ बढ़ जाता है। इस समय उसके भी चेहरे पर उदासी थी। वह नीलिमा से बहुत प्यार करता है और उसकी आंखों में आंसू वह देख नहीं सकता था। वही नीलिमा अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ वक्त बाद वह गहरी नींद में चली जाती है। अभिजीत जब बालकनी से रूम में आता है तो नीलिमा को ऐसे सोफे पर सोते हुए देखकर अपना सर हिला देता है और उसके पास आकर एल्बम को साइड में रखकर उसे अपनी गोद में उठाए बेड पर लेटा देता है और खुद भी फ्रेश होकर कपड़े चेंज कर नीलिमा के साइड में आकर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गुरु अपने विला की तरफ बढ़ जाता है। विला में आकर हो चारों तरफ देखा है तो विला में पूरी तरह से अंधेरा था, जिसे देखकर वह गहरी सांस लेता है और फिर सीढ़ियों से ऊपर की ओर चला जाता है। ऊपर की ओर जैसे ही आता है तो वह मास्टर बेडरूम की लाइट को ऑन देखकर गहरी सांस लेकर कमरे की तरह बढ़ जाता है। जैसे ही वह कमरे में आता है उसकी आईब्रो सिकुड़ जाती है। वह अपनी ठंडी आंखों से सामने देखने लगता है, जहां पर दुआ सोफे पर बैठी हुई थी। उसके हाथों में किताब थी और उसकी आंखें बंद थी। इसका मतलब साफ था कि वह गहरी नींद में जा चुकी है। इसे देखकर वह गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता है और फिर उसकी तरफ बढ़ जाता है। वह जैसे ही उसके नजदीक आकर उस किताब को साइड में रखने वाला था कि
तभी वह किताब के कुछ पन्नों को एक नज़र देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। क्या सच में तरुण गुरु को मारने के बारे में सोच पाए हैं? क्या सच में सर उनके अंदर इतनी नफरत आ चुकी है गुरु के लिए? तभी वह किताब के कुछ पन्नों को एक नज़र देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। गुरु हल कैसे उसे किताब को अपने हाथों में लेता है। वह किताब बल्कि एक डायरी थी जिसमें दुआ ने बहुत सारी चीज लिखी हुई थी। वह एक नज़र उसे डायरी को देखकर वही साइड में रख देता है और दुआ को अपनी गोद में हल्के से किसी बारबी प्रिंसेस की तरह ब्राइडल स्टाइल में उठाकर उसे बेड की ओर ले जाता है। बेड पर लेटने के बाद वह कबाड़ की तरह बढ़ जाता है। कपबोर्ड की तरफ जाकर वह उसमें से अपना एक शर्ट को निकालकर दुआ को पहनने लगता है जिससे दुआ कंफर्टेबल सो जाए। वही गुरु के शर्ट पहनने के बाद दुआ करवट बदलती है। वह नींद में ही कुछ कह रही थी पर गुरु को सुनाई नहीं दे रहा था तो वह नीचे झुक जाता है तो उसके कानों में दुआ की हल्की सी आवाज आती है, साइको पागल मुझे कैसे इग्नोर कर सकता है? मैं कोई खिलौना हूं जो जब चाहे तब अपने मन से खेलने लगता है। एक बार आने दो, इसका सर नहीं फोड़ा ना तो मेरा भी नाम दुआ नहीं। कैसे किसी चुड़ैल के साथ बात कर सकता है? इसका तो मैं फोड़ दूंगी। बस एक बार आने दो हम। खडूस आइडियल। दुआ की ऐसी अजीब सी बातें सुनकर गुरु अपनी आंखें छोटी कर लेता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि दुआ की बातों में साफ साफ उसे जलन महसूस हो रही थी। उसके बालों को सहलाते हुए, उसके होठों को हल्के से झूमते हुए उसे ब्लैंकेट से कवर करके रूम की लाइट को बंद कर सोफे पर रखी दुआ की डायरी को उठाकर बालकनी की तरफ बढ़ जाता है। सोफे पर बैठकर बुआ ने जो डायरी बनाई हुई थी उसे खोलकर पढ़ने लगता है जिसमें दुआ ने अपनी दिल की सारी भड़ास निकाल दी थी। जहां पर गुरु को उसने अजीब अजीब नाम दिए थे। फिर जलन के मारे गुरु का उस लड़की से बात करना, बहुत सारी बातें लिखी हुई थी जिन्हें पढ़कर गुरु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। सच में दुआ मासूम थी जो अपने दिल की भड़ास ऐसे निकाल रही थी जैसे वह बुक ना होकर खुद गुरु है। गुरु डायरी को बंद करके गहरी सांस लेकर अपने पेन के पॉकेट में सिगरेट के बॉक्स को निकलता है। वह जैसे ही उसे सिगरेट को निकालने वाला ही था कि कुछ सोचकर वह सिगरेट को उस बॉक्स के अंदर डालकर उस बॉक्स को वहीं सोफे पर बैठकर किसी गहरी सोच में चला जाता है। वह अपने मोबाइल को निकालकर कुछ टाइप करने लगता है। टाइप करने के बाद वह वही चांद को देखने लगता है। देखते देखते 12 बज जाते हैं। गुरु कमरे के अंदर आकर फ्रेश होकर वैसे ही दुआ को अपनी ओर खींचकर उसे अपने सीने से लगाए सुकून के साथ सो जाता है। ऐसे ही रात कट जाती है और सुबह का वक्त। सुबह की धूप की रोशनी जैसे ही दुआ के चेहरे पर आ जाती है, वह अपना चेहरा गुरु के सीने में छुपा लेती है। जब वह महसूस करती है कि उसके सामने एक मस्कुलर चेस्ट है तो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने लगती हैं। नींद भरी आंखें से अपने सर ऊपर करके गुरु के चेहरे को देखते हैं तो एक पल के लिए हैरान हो जाती हैं। फिर वह सोचकर अपना सर हल्का सा ऊपर करके गुरु के चेहरे को देखने लगते हैं। वह अपने हाथों से गुरु के बालों को सहलाने लगते हैं। दुआ गुरु के बालों को सहलाते हुए अपने मन में समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है आपको। क्या सच में आप अपनी दुआ से नाराज हैं? उसे इग्नोर कर रहे हैं? मानती हूं आप बुरे हैं, पर मैं इतना भी जानती हूं कि मेरा गुरु कभी भी गलत नहीं हो सकता। पर आपकी बातें और आपका पॉजिटिव दोनों ही मुझसे हैंडल नहीं होता है। कहते कहते दुआ बुरा सा मुंह बनाकर गुरु के होठों की तरफ देखने लगती है। उसके मन में लालसा निकलती है और वह हल्के से गुरु के होठों को चूम लेती है। उसका मन फिर भी नहीं भरता तो फिर से छूने लगती है। ऐसे 2-3 बार चूमने के बाद भी गुरु को जितना वह चूम रही थी उतना उसे प्यार जो आ रहा था, इस ही उसके बालों को सहलाते हुए उसके गालों को चूमने लगती हैं। वैसे ही वह उसके गोलों से उसकी चीन को, उसके लिप्स को, उसके नोज को चूम जा रही थी। तभी उसके कानों में गुरु की आवाज सुनाई देती है,
बैड चेरी, मेरे नींद में होने का तुम एडवांटेज ले रही हूं। अगर तुम्हें जो कुछ करना है वह मेरे जगने के बाद करना चाहिए, ना वह भी विदाउट क्लॉथ विद डर्टी पोजीशन चेरी। यह सुनकर दुआ हैरानी के साथ गुरु को देखने लगती है, जो अपनी आंखें खोल अपनी आंखों में उसके लिए लास्ट एंड अनकंट्रोल्ड डिजायर लिए उसकी नीली आंखों में देख रहा था। वह उसे अपने नीचे लेटकर उसकी आंखों में देखकर सेक्सुअली वॉइस में आई वॉन्ट टू कडल विद यू। यह सुनकर दुआ अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके गुरु को देखने लगती हैं। वह हैरानी के साथ व्हाट? गुरु अपना हाथ नीचे की ओर ले जाते हुए दुआ की नीली आंखों में देखकर अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ने लगता है। तभी दुआ को कुछ महसूस होता है। वह अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। उसके मुंह से हल्की सी आह निकलती है। वह गुरु को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है तो गुरु उसकी कान में मदहोशी से माई बॉडी वॉन्ट यू बैडली। गुरु के कहने का कुछ ऐसा असर दुआ पर होता है कि दुआ सिर्फ शर्म से अपनी पाल के नीचे झुका लेती है। वह कुछ भी कहने की सिचुएशन में बिल्कुल नहीं थी। गुरु की गर्म सांसें वह अपनी गर्दन पर महसूस करती हैं और उसकी बातें जिससे दुआ की पूरी बॉडी पर उसे गूज़बम्स फील होने लगते हैं। वह अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। वही गुरु दुआ की पूरी बॉडी को अपने किस और हिकी से कवर कर रहा था। इस समय धूप की रोशनी उन दोनों पर थी और दोनों के ही कपड़े जमीन पर थे और दुआ की सांसों की आवाज पूरे रूम में सुनाई दे रही थी। पूरा रूम का टेम्परेचर गिर चुका था। वह दोनों ही एक चादर में लिपटे हुए थे। दुआ पूरी तरह से पसीने में भीग चुकी थी, पर फिर भी गुरु दुआ को छोड़ नहीं रहा था। दोनों में करीब 2 घंटे तक यह सिलसिला चालू रहा। इस बीच दुआ की आवाज कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, पर उन आवाज में वह पूरी तरह से पागल सी हो चुकी थी। वह गुरु के साथ इतना एंजॉयमेंट कर रही थी कि उसकी हंसी की ही आवाज पूरे रूम में सुनाई भी दे रही थी। जब गुरु उसके ऊपर से हटा है तो दुआ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाते हैं। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था, पर उस चेहरे पर ग्लो साफ साफ दिख रहा था और ऊपर से धूप की रोशनी उसके चेहरे पर आ रही थी, जिससे वह और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। गुरु का मन तो बहुत कुछ करने का कर रहा था, पर फिलहाल दुआ बहुत ही थक चुकी थी, तो वह उसे वैसे ही बिना कपड़ों के अपनी गोद में उठा लेता है, जिससे दुआ शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो वही गुरु से वॉशरूम की ओर ले जाता है। उसे अच्छे से फ्रेश करने के बाद उसे बेड पर बैठा देता है। इस समय दोनों ने ही कुछ कपड़े पहने नहीं थे, जिससे दुआ को और भी शर्म आ रही थी। वह ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लेती है। वही गुरु उसके लिए कपड़े लाता है। उसे कपड़े पहनाने के बाद उसे अच्छे से रेडी करके वैसे ही अपनी गोद में उठाकर नीचे ले जाने लगता है। इस समय विला के मेड आ चुके थे। वही गुरु दुआ को डाइनिंग टेबल पर बैठकर खुद उसकी साइड में बैठ जाता है। कुछ देर बाद खाना आ जाता है। गुरु खाने को स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी उसकी नजर दुआ पर चली जाती है, जो बेढंग होकर खाना खा रही थी। उसे ऐसे खाना खाते हुए देखकर गुरु के चेहरे पर ना दिखने वाली मुस्कुराहट आ जाती है। वह वैसे ही बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ दुआ को देखते हुए खाना खा रहा था। वही दुआ के साइड में 2 फीमेल स्टाफ थी। वह दुआ को ऐसे खाना खाते हुए देखकर ऊपर से दुआ के गर्दन पर हिकी निशानों को देखकर समझ चुकी थी कि क्या हुआ होगा। उनके भी चेहरे पर हल्की सी शर्म की लाली आ जाती है। वह दोनों ही अपना सर नीचे करके मुस्कुराने लगती है। वही दुआ अपना खाना कंप्लीट करके खाने को देखते हुए छोटे बच्चों की तरह प्लेट को आगे करके, क्या मुझे और खाना मिल सकता है, मुझे बहुत भूख लगी है। यह सुनते ही वह दोनों फीमेल स्टाफ बिना देर किए दुआ के खानाने लगते हैं। इस बार दोनों ने ही दुआ की प्लेट को पूरी तरह से भर दिया था। इससे दुआ को कोई फिक्र नहीं थी। वह तो खाना खाए जा रही थी, क्योंकि उसने रात को भी कुछ खाया नहीं था और सुबह का तो सभी को पता है। तो इसी वजह से उनसे इतनी भूख लगी थी कि उसका अपने खाने पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। वही गुरु दुआ इस पर कुछ भी कहता नहीं करता है।
वह तो खुद उसकी प्लेट में खाना रखे जा रहा था और दुआ भी बड़े आराम के साथ खाना खाए जा रही थी जब उसका पेट भरता है।